ये स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज लीज फाइनेंसिंग। इससे पहले हमने फैक्टरिंग पढ़ा। लीज फाइनेंसिंग क्या होती है? सी लीज फाइनेंसिंग भी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है डेली लाइफ का, ठीक है। बस बिजनेस टर्म में इसको लीज फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं। वो क्या चीज है जिसे हम लीज फाइनेंसिंग कहते हैं? लेट्स स्टडी। A lease is a contractual agreement whereby one party, the owner of an asset, grants the other party the right to use the asset in return for a periodic payment. क्या होता है? लीज एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। दो पार्टीज के बीच में एक पार्टी जो एसेट की ओनर होती है, जिसके पास एसेट है, और एक वो पार्टी जिसको वो एसेट यूज करना है, ठीक है। और बदले में ओनर को मिलता है पीरियोडिक पेमेंट, टाइमली पेमेंट। जस्ट लाइक रेंट पे जब लोग रहते हैं तो पीरियोडिक पेमेंट ज्यादा रहता है, ठीक है। आजकल लोग लिखवा भी लेते हैं कि आप इतने महीने बाद, मतलब साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये चीजें हैं और इसके बाद आपको खाली करना होगा या 6 मंथ्स बाद ऐसे करना होगा। कई बार नहीं भी होता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? लीज एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में। एक होता है एसेट का ओनर और एक होता है उसको यूज करने वाला। यूज करने वाला अगर एसेट को यूज कर रहा है तो ओनर को वो एक पेमेंट देगा पीरियोडिक टाइम, मतलब टाइम देगा। लाइक जैसे ये घर है, दिस इज होम, ठीक है। ये पूरा अपार्टमेंट है, ठीक है, ओके। दिस इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। अब एक और बंदा है यहाँ पर, वो चाहता है इसको लेना, ठीक है। ओनर ने डिसाइड किया कि इस पोर्शन को वो बेचना चाहता है, ठीक है। तो ओनर ने बेच दिया, सोल्ड। किसको? इसको बेच दिया। दिस इज यूजर, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये रहने लग गया। रहते रहते उसको ध्यान में आया कि लेट्स स्टार्ट सम आवर बिजनेस इन दिस हाउस ओनली। ये अपार्टमेंट अच्छा है, तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक प्ले खोल दूं। प्ले स्कूल्स बहुत चल रहे हैं, ठीक है, घर घर में प्ले स्कूल्स, ठीक है। प्ले स्कूल खोल दूं, ओके। अब उसने प्लेट चला दिया यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी तो इसी की है, इसने बेच दी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसी की है, ये पूरी तो इसकी थी, बट इसने इतना हिस्सा बेच दिया है इसको। तो वो उसने सोचा कि अब मैं इसका ओनर हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग करा सकता हूँ। हम किसके मालिक हैं तो हमारी मर्जी चलेगी। उसने खोल दिया प्ले स्कूल। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसके मतलब नीड बढ़ती गई। उसको लगा यार कि ना मुझे ना यार ये पोर्शन भी चाहिए, इसकी भी रिक्वायरमेंट है, ये भी मिल जाए ना तो मैं यहाँ से कुछ और कंस्ट्रक्शन करा के इसको अपने प्ले स्कूल में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये पार्ट अभी इसका नहीं है, ये पार्ट इसी का है अभी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ऐसा तो नहीं है दीवारें तोड़ दी और इसको मतलब अपने अकॉर्डिंग कर लिया। ये आएगा, ये भाई ये क्या किया। आप ये सोच के कर लो कि यार ये तो वही बंदा है जिसने मुझे बेचा है, कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा तो नहीं है, प्रॉपर्टी का मामला है, उसके पैसे लगते हैं, ठीक है। उसका थोड़ा ना कुछ अमाउंट मिलना है उसको, ठीक है। तो ये अगर आपको यूज करना है, पहले आपने बात करी कि यार ये बेच दोगे तो सही रहेगा, तो उसने मना किया कि नहीं, मेरा इतना पार्ट तो मुझे नहीं बेचना है, रखना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक बात हो सकती है हमारे बीच में कि ये मैं आपको रेंटल बेसिस पे दे दूं, इतना आप यूज कर सकते हो और इसका एक पीरियोडिक पेमेंट मुझे दे दो। टाइमली कुछ रेंट उसने डिसाइड किया, वो पेमेंट मुझे दे दो। तो ये होता है हमारा लीज फाइनेंसिंग। ये था ये पार्ट इसका, ये पार्ट तो उसका खुद का हो गया और ये पार्ट हो गया इसका लीज पे। बोलते हैं ना लीज पे है ये प्रॉपर्टी लीज पे, यानी उसका कुछ पेमेंट है, उसका कुछ पीरियोडिक उसका रेंट जाता है ओनर के पास। तो ये जो चीजें होती हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होते हैं। फिर किसी की प्रॉपर्टी का मामला है, आप कोई भी आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो किसी बात को लेकर। आप ऐसे किसी के घर में कंस्ट्रक्शन है थोड़ा ताड़ी नहीं कर सकते हो, आपको पूछना पड़ेगा तो वो किस चीज से राजी है। अगर वो रेंट में देना चाहता है
नहीं भी चाहता है तो भी सब इट डिपेंड्स ऑन द ओनर हिमसेल्फ। ओके, सो ये होता है लीज फाइनेंसिंग। सो रेंटिंग ऑफ एन एसेट, ये पार्ट जो है रेंटिंग, इसका जाता है रेंट, ठीक है, ये बिका हुआ नहीं है, इसका रेंट जाता है। तो रेंटिंग ऑफ एन एसेट इज लीज फाइनेंसिंग। रेंटिंग ऑफ एन एसेट, ओनर ऑफ द एसेट, जिसको ये इस एसेट की बात हो रही है, ये बिका नहीं है, इसका रेंट जाता है। ओनर ऑफ द एसेट इज नोन एज लेसॉर बोलते हैं इसे, ठीक है। और पार्टी जो यूज करना चाहती है एसेट को, उसे कहते हैं लेसी। ओके, लीज कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच रेगुलेट द लीज अरेंजमेंट्स। ऐसा नहीं है कि बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी पेपर्स के आप किसी भी चीज को यूज करने लग गए और बात बन जाएगी। इन फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, भाई मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि आप ये भी तोड़ दो, भी कर दो, परमिशन लोगे आप, ठीक है। तो आप क्या है, भले ही आप रेंट देते हो पर आप कंस्ट्रक्शन फिर भी ऐसे नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टिल वो उसी की है। तो क्या होता है, टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड जाते हैं एग्रीमेंट में, वो होते हैं हमारा लीज कॉन्ट्रैक्ट से कहते हैं, ठीक है। सो लीज कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच रेगुलेट द लीज अरेंजमेंट्स। ओके, लीज अरेंजमेंट्स क्या होते हैं कि भाई कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है। आपने ये क्यों किया, ये थोड़ा ना करा था, मैं ये थोड़ा ना कहा था मैंने, ये मैं नहीं चाहता था कोई भी आप कंस्ट्रक्शन करो, तोड़ा ताड़ी करो, या फिर ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और जैसे कई बार रेंट पे भी लैंडलॉर्ड डिसाइड कर देते हैं कि हमारी दीवारें ऐसी है तो इसमें कील नहीं ठोकनी है, इसमें ये नहीं करना है, वो दरवाजा यूज नहीं करना है, तो वो उसकी मर्जी चलेगी। लेकिन ये जो मर्जी है ये चलानी है, ठीक है। अगर इसे हम टर्म्स एंड कंडीशन में एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लीज कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करता है क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो। कौन, जो एसेट को यूज कर रहा है, ठीक है, मालिक तो कुछ भी करे। So what you are allowed to do and what you are not at all allowed to do, all the things are mentioned in the lease contract. टर्म्स और कंडीशंस होती है, ये टर्म्स होंगी, कंडीशंस होंगी, इनको आपको फॉलो करना है ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये सही भी है तरीका, ठीक है, आप भी एग्री करोगे, अदर पार्टी भी एग्री करेगी, तो सब कुछ सही चलेगा। एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, लीज का जो पीरियड होता है जब वो एंड हो जाता है तो क्या होगा, एसेट गोज बैक टू द ओनर यानी लेसॉर, उसी की एसेट है, पीरियोडिक मतलब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है तो गोज बैक टू, ये जो एसेट थी वो किसके पास चली गई, लेसॉर के पास चली गई। ओके, सो लीज फाइनेंसिंग इट मींस इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट whereby one party which is the owner of an asset grants the other party, allows the other party to use that asset in return of periodic payment. Periodic payment के आधार पर आप किसी को अपने एसेट को यूज करने की परमिशन देते हो और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है आप दोनों के बीच में, वो होता है लीज फाइनेंसिंग। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बट बिजनेस टर्म में इसको लीज फाइनेंसिंग कहते हैं, वैसे हम इसे रेंटिंग ऑफ एन एसेट भी कह सकते हैं। कोई भी एसेट हो, अगर आप इसे यूज करने के लिए दे रहे हो, आप उसे पेमेंट ले रहे हो फिर बदले में, तो रेंटिंग ऑफ एन एसेट, आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तो आप उसे ऐसे ही दोगे, आप उसे पैसे में दोगे, ठीक है। पैसे वैसे सब डिसाइड, जहां पर पैसे का मामला आता है तो चीजें, बहुत सारी चीजें हमें डिसाइड करनी होती हैं, इसीलिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है, किस कंडीशन में क्या होना है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लीज फाइनेंसिंग। ओके, Yes, now merits and demerits of lease financing. Lease financing के क्या merits हैं? See, it enables the lessee to acquire the asset with a lower investment. Lower investment के साथ कोई भी जो व्यक्ति है, जो यूज़ करने वाला है, जो lessee है, ठीक है, वो asset को acquire कर सकता है, ठीक है। कोई चीज़ बहुत महंगी पड़ रही है लेकिन उसका पीरियोडिक पेमेंट आप देना चाह रहे हैं तो वो बड़ा आपको रीजनेबल लग रहा है, तो एक लोअर इन्वेस्टमेंट के साथ आप किसी एसेट को एक्वायर कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसमें जो पेपर्स बनते हैं वो भारी भरकम नहीं होते, इतना एक्सपेंसेस नहीं लगता है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता है। प्रोवाइड्स फाइनेंस विदाउट डायलूटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ बिजनेस। कंट्रोल ऑफ बिजनेस में कोई भी मतलब ऐसा मिलन विलन का कुछ सीन नहीं है इसमें,
फाइनेंस प्रोवाइड करा दिया जाता है। कंट्रोल ऑफ बिजनेस और ओनरशिप में कहीं डाइल्यूशन नहीं होता, ओनरशिप की कहीं भी मतलब ओनरशिप नहीं पास की जाती है, सिर्फ एसेट को यूज़ करने की परमिशन दी जाती है। ठीक है। लीज रेंटल्स पेड बाय द लेसे आर डिडक्टिबल फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स। लीज रेंटल्स पेड बाय द लेसे, जो लीज रेंटल जो पैसा पे किया जा रहा है, पीरियोडिक पेमेंट जो जा रहा है लेसे के द्वारा, ठीक है, वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से, हाँ, टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कंप्यूट करने के लिए उसमें से डिडक्ट हो सकता है। लाइक जैसे कि उसका हुआ 6,50,000 का प्रॉफिट, ठीक है, और उसका जो जा रहा है लीज पेमेंट वो है आपका 2 लाख, ठीक है। तो ये बताते हैं कि भाई इसमें टैक्स लग सकता है ना, ये टैक्सेबल इनकम है, लेकिन कंप्यूटिंग टैक्स प्रॉफिट्स, अब जो टैक्स प्रॉफिट्स कंप्यूट करना है तो लीज पेमेंट को आप डिडक्ट कर सकते हैं। ये हो गया 4,50,000। तो इसको क्या होता है, आप कम टैक्स पे करना, जितना भी टैक्स इसका बनता है इस पेमेंट पे बनेगा, इस मतलब लेफ्ट ओवर पे जो है ये आपके पास जो बचा है, ठीक है। सो दिस इज फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स। लीज एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द डेट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज की डेट रेजिंग कैपेसिटी को ये एग्रीमेंट अफेक्ट नहीं करता है। ओके। The risk of obsolescence is borne by the lessor. This allows greater flexibility to lessee to replace the asset. जो भी obsolescence, जो भी मतलब outdated हो रहे हैं जो asset या ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है, वो जो risk जिस पे आता है वो आपका lessee होता है, जो lessor, ठीक है, owner, और ये किसको अलाउ करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है यूज़र को, lessee को, टू रिप्लेस द एसेट। सो दीज वर द मेरिट्स। मेरिट्स में सिंपल यही है कि डॉक्यूमेंटेशन सस्ता पड़ता है, सिंपल है डॉक्यूमेंटेशन, आप इजीली इन्वेस्ट करके मतलब इतना कमा सकते हैं बिना भारी इनकम दिए, भारी पेमेंट किए हुए। एक पीरियोडिक पेमेंट थोड़ा सही पड़ता है, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ लिमिटेशंस में क्या है, मे नॉट अलाउ द लेसे टू मेक एनी ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द एसेट। हो सकता है कि भाई लेसे को, यानी जो यूज़र है एसेट का, उसको किसी भी ऑल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन, जैसे मैं बताया था कि कुछ भी जैसे तोड़ना है, किसी घर का पार्ट तोड़ना है, किसी ऑल्टर करना है, या मॉडिफिकेशन अगर कंप्यूटर्स वगैरह आपने यूज़ करनी है तो उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हो, आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो वो अलाउ ना करें, ठीक है। द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस मे बी अफेक्टेड इन केस द लीज इज़ नॉट रिन्यूड। लीज अगर रिन्यूड नहीं करी गई तो नॉर्मल बिजनेस जो चल रहा है आपका, जो ऑपरेशन है, वो अफेक्ट हो जाता है। रिन्यूड करने के लिए आप वेट करते रहोगे, क्योंकि अभी आपके पास वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है तो लेसर की, ओनर की। अगर लीज रिन्यूड नहीं होती है तो बिजनेस ऑपरेशंस अफेक्ट होता है। लेसर नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट, इट डिप्राइव्स हिम ऑफ द रेसिजुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। आपको अच्छे से पता है जो यूज़ कर रहा है उसको पीरियोडिक पेमेंट देना है, तो वो कभी भी ओनर नहीं बन जाता है, ठीक है। इट डिप्राइव्स हिम ऑफ द रेसिजुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। रेसिजुअल यानी बची हुई, बचा कुचा वैल्यू ऑफ द एसेट। सो वो ओनर कभी नहीं बनता है। नाउ द लास्ट वन इज मे रिजल्ट इन हायर पे आउट ऑब्लिगेशन इन केस द इक्विपमेंट इज नॉट फाउंड यूजफुल and the lessee opts for premature termination of the lease agreement. It's very quite simple to understand. Equipment is not found useful and the lessee opts for premature termination. जो लीज एग्रीमेंट है, अगर इक्विपमेंट सही नहीं रहा तो जो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की तरफ वो देख सकता है लीज एग्रीमेंट को, कौन, जो यूज़ करने वाला है, टर्मिनेट करना, दी एंड करना, ठीक है। सो दीज वर द लिमिटेशंस of lease financing.